वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिज़नेस इकोनॉमिक्स के मेन चैप्टर डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड है। इसमें हम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे जो कंज्यूमर्स डिमांड है। और ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बारे में अगर आप एक कोटेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि यदि किसी तोते को यानी पैरट जो है उसको अगर आप डिमांड और सप्लाई कहना सिखा दें तो वो एक अच्छा अर्थशास्त्री बन जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हर जगह डिमांड और सप्लाई बेस के रूप में मौजूद है। तो इसलिए आज हम अपना जो चैप्टर है वो डिमांड और सप्लाई डिमांड स्टार्ट करते हैं। तो डिमांड में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिमांड आखिर क्या है, क्योंकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके की परिभाषाएं दी है। लेकिन अगर साधारण शब्दों में ये कहा जाए कि कीमत क्या है या मांग क्या है, तो मांग के लिए यहाँ किसी भी वस्तु की मांग तब कही जाएगी जब उसकी सर्टन कमोडिटी हो, यानी उसकी एक निश्चित वस्तु हो, उसकी सर्टन प्राइस हो, सर्टन टाइम हो, परचेजिंग पावर हो, रेडीनेस टू पे हो, डिज़ायर हो। यानी किसी भी वस्तु की अगर मांग को कहना है कि मांग है तो उसके लिए इन एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। निश्चित वस्तु हो, निश्चित कीमत हो, निश्चित समय पर, और प्रभाव इच्छा हो, खरीदने की इच्छा हो, खरीदने की शक्ति हो, परचेजिंग पावर हो, यानी आपके पास करेंसी होना चाहिए। अगर ये सारे एलिमेंट्स मिल जाएं तो आपकी डिमांड कहलाएगी। सपोज़ इसमें से एक भी एलिमेंट को हम हटाते हैं, जैसे समझिए कि एक निश्चित वस्तु है, जैसे कोई कार है, उसकी एक निश्चित कीमत है जैसे 15 लाख रुपए, और निश्चित समय है जैसे मैं उसे आज ख़रीदना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे पास परचेजिंग पावर नहीं है, यानी पैसा नहीं है, तो इसका मतलब ये भी डिमांड नहीं होगी। सपोज़ कीजिए कि मेरे पास एक निश्चित वस्तु है, कार, जिसकी निश्चित कीमत है 10 लाख रुपए, निश्चित समय है जैसे आज, और मेरे पास पैसा भी है पर मेरी खरीदने की उसे इच्छा नहीं है, तो ये भी डिमांड का रूप नहीं होगी। इसी प्रकार अगर मान लीजिए हमारे पास सारे एलिमेंट्स और कि कोई भी एक एलिमेंट इसमें से छूट जाता है तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी। तो किसी भी वस्तु की मांग के लिए इन सभी तत्वों का होना आवश्यक है। ये तो फिर बेसिक डिमांड की डिमांड कब होगी, जब निश्चित समय पर निश्चित वस्तु की निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की खरीदने की इच्छा और उसके साथ शक्ति का होना मांग कहलाता है। आइए हम इसकी डेफिनेशन के बारे में हम चर्चा करते हैं। डेफिनेशंस में आप देखेंगे तो प्रोफेसर मायर्स भी कहते हैं कि द डिमांड फॉर अ गुड इज अ शेड्यूल ऑफ अमाउंट ऑफ दैट बायर्स वुड बी विलिंग्स टू परचेज एट ऑल पॉसिबल प्राइस एट वंस इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी निश्चित समय निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की जो मांग रहे मात्रा, वो मांग कहलाती है। ऐसे ही बेंजामिन ने कहा है दैट डिमांड फॉर एनी थिंग at a given price the amount of which will be bought per unit of time at a price। इसी के साथ प्रोफेसर पेंसन ने भी एक डेफिनेशन दी है व्हाट इज डिमांड। डिमांड इज ए इफेक्टिव डिज़ायर। वो कहते हैं पेंसन की जो मांग है वो प्रभावपूर्ण इच्छा होती है, और प्रभावपूर्ण इच्छा जो होती है वो 3 तत्वों से मिलकर बनी होती है। मैं आपको पहले वाले में कर चुका हूँ क्लियर। और वो जो लास्ट के ये जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं जिसमें लिखा है परचेजिंग पावर, रेडीनेस टू पे और डिज़ायर, ये प्रभावपूर्ण इच्छा कहलाती है। अगर हम इन 3 तत्वों को मिला दें, परचेजिंग पावर प्लस रेडीनेस टू पे और प्लस डिज़ायर, इन तीनों फैक्टर्स को मिला दिया जाए तो वो हमारी इफ़ेक्टिव डिज़ायर बनेगी। और प्रोफेसर बेंजामिन ने इफ़ेक्टिव डिज़ायर को ही डिमांड कहा है। चलिए थोड़ा चैप्टर आगे बढ़ाते हैं, और इसमें मैं बता रहा हूँ मांग और आवश्यकता में अंतर। देखिए, किसी भी वस्तु की जो आवश्यकता होती है उसमें 3 तत्व होते हैं, खरीदने की इच्छा, शक्ति और व्यय करने की तत्परता के साथ साथ परचेसिंग पावर यानी। और जबकि डिमांड जो होता है उसमें होता है कमोडिटी, प्राइस, टाइम, परचेसिंग पावर और रेडीनेस टू पे, जो हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर है। अब बात कर रहे हैं मांग के प्रकार।
मांग के तीन प्रकार होते हैं। हम जो बात कर रहे हैं डिमांड, काइंड्स ऑफ डिमांड, वो हमारे तीन प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी प्राइस डिमांड, दूसरी होती है इनकम डिमांड और तीसरी होती है क्रॉस डिमांड। सबसे पहले प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड के बारे में ये थोड़ा स्पेलिंग में, चलिए खैर कोई नहीं, कि किसी भी विभिन्न कीमत स्तरों पर वस्तु की मांगी गई मात्रा मांग मात्रा कहलाती है, जिसको हम हमेशा पढ़ते रहते हैं। तो किसी भी वस्तु की विभिन्न कीमत स्तरों पर मांगी गई मात्रा कीमत मांग कहलाती है। यहाँ और इसका जो कीमत मांग का जो ढाल होता है वो नेगेटिव स्लोप में होता है। यहाँ इस चित्र में आपको दिख रहा होगा, वस्तु x पर हमने वस्तु का मूल्य लिखा है y एक्सिस पे, और वस्तु x एक्सिस पे हमने वस्तु x की मात्रा लिखी है। तो यहाँ दो विभिन्न कीमत स्तर दिए हुए हैं। आप देखिए, एक तो t कीमत स्तर है जो ऊंचा है, और दूसरा s कीमत स्तर है जो नीचा है। देखिए, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो टी कीमत पर हम जो डिमांड कर रहे हैं वो क्यू कर रहे हैं, और एस जब कीमत कम हो जाती है तो हमारी डिमांड बढ़कर Q1 हो जाती है। तो इसका मतलब विभिन्न कीमत स्तरों पर जो मांगी हुई मात्रा होती है वो आपकी कीमतों पर मांगी गई वेरियस पे, तो वो आपकी कीमत मांग है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं दूसरी, इनकम डिमांड, आय मांग। जैसे हम विभिन्न कीमत स्तरों पर मांग की मात्रा कर रहे थे, यहाँ पर विभिन्न आय स्तरों पर मांगी गई मांग आय मांग कहलाती है। विभिन्न आय स्तरों पर, वेरियस प्राइस लेवल पर, वेरियस इनकम लेवल पर। तो यहाँ आय मांग के दो रूप होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव जो डिमांड कर्व होता है या इनकम डिमांड कर्व जो पॉजिटिव होता है वो श्रेष्ठ वस्तुएं यानी सुपीरियर गुड्स के वो संदर्भ में होता है, जबकि नेगेटिव स्लोप वाला मांग वक्र, आय मांग वक्र घटिया यानी इन्फीरियर गुड्स के संबंध में होता है। आप इसके डायग्राम को देखेंगे, जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है, पहला वाला अगर आप देखेंगे तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये सुपीरियर गुड्स के लिए दिया हुआ है। सुपीरियर गुड्स के लिए आय मांग वक्र हमेशा इनकम डिमांड कर्व धन पॉजिटिव होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो हम सुपीरियर गुड्स को ज़्यादा खरीदते हैं। सपोज़ यहाँ पर एक्सिस पे दिया हुआ है, जब हमारी इनकम T थी तब हम वस्तु S की जो मात्रा है हम वो Q खरीद रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारी आय बढ़कर T1 हो गई है तो हमारी वस्तु की जो मांगी जाने वाली मात्रा है वो भी बढ़कर Q1 हो जाती है। इस प्रकार का जो रिलेशन होता है वो सुपीरियर गुड्स में होता है। तो यहाँ स्पष्ट है कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगी तो हमारे सुपीरियर गुड्स के लिए जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, तो दैट इज़ सुपीरियर गुड्स, पॉजिटिव रिलेशन है। अब बात करें इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स में जस्ट इसका उल्टा होता है। अगर आप यहाँ डायग्राम देखेंगे तो ये इन्फीरियर गुड्स का डायग्राम है। इन्फीरियर गुड्स में ये रिलेशन होता है, जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसको कम कर देते हैं, जो घटिया वस्तु होती है, इन्फीरियर वस्तु की डिमांड को। जैसे और जब आपकी इनकम कम हो जाती है तो आप घटिया वस्तुओं की मांग को बढ़ा देते हैं। जैसे देखिए, अगर हमारी इनकम का जो लेवल है अगर वो S1 है तो हमारी डिमांड T यानी Q पर है, लेकिन जैसे अगर हमारी इनकम कम हो जाती है तो हम घटिया वस्तुओं की तरफ बढ़ जाते हैं, तो हमारी इनकम कम होने पर हम Q की तरफ बढ़े हैं। ये पॉइंट T से आपको नज़र आएगा। तो जब हमारी इनकम कम हो जाती है तो हम घटिया वस्तुओं की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज़ इट शोज़ द इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फीरियर गुड्स एंड इनकम। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा है क्रॉस डिमांड। ये जो तिरछी मांग होती है इसमें दो वस्तुएं होती है, एक तो होती है X वस्तु और दूसरी Y वस्तु। इसमें मैंने X वस्तु में लिखा है प्राइस और Y वस्तु के लिए लिखा है मैंने क्वांटिटी। इसका रिलेशन ऐसा बनता है कि यदि किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है, दो तरह की हमारे पास गुड्स होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कई बार एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस दूसरे वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे प्रभाव को हम
मांग, आड़ी मांग या तिरछी मांग कहते हैं। इसमें जैसे सबसे पहला हमारा रिलेशन बनता है वो बनता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का। सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमारे पास जो रिलेशन है वो पॉजिटिव हो और नेगेटिव बनता है इस प्रकार से। देखिए ये हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर आप इसको देखेंगे तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसमें एक की जगह हम दूसरे प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। वी कैन सब्स्टिट्यूट ईच अदर। आप जैसे सपोज़ कीजिए आपके पास चाय और कॉफ़ी का इलस्ट्रेशन लीजिए। चाय और कॉफ़ी दोनों सब्स्टिट्यूट है, एक के स्थान पर हम दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ एक्स एक्सिस पे मैंने चाय की कीमत लिखी है और वाई वस्तु पर मैंने कॉफ़ी की मात्रा लिखी है। यदि चाय की कीमत बढ़ जाएगी तो अन्य जो वस्तु है उसकी कीमत स्थिर रहते हुए, ये बात ध्यान रखना, कीमत का स्थिर होना आवश्यक है अन्य वस्तु का। यदि मान लीजिए दो प्रोडक्ट, एक तो चाय और दूसरा कॉफ़ी है, तो कोई एक वस्तु, क्या मैंने जैसे एक ओ वाई एक्सिस पे चाय की कीमत को लिया है। अब सपोज़ कीजिए चाय की कीमत वर्तमान में P0 है। यदि चाय की कीमत बढ़ जाती है और वो बढ़कर P1 हो जाती है तो इससे कॉफ़ी की जो हमने मात्रा ली है वो ओ एक्सिस पे ली है, तो इससे कॉफ़ी की मात्रा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? जैसे सपोज़ कीजिए चाय की कीमत 5 रुपये है और आज बढ़कर अगर 10 रुपये हो जाती है तो इस 10 रुपये में तो हम कॉफ़ी ख़रीदेंगे, चाय को नहीं खरीदेंगे। तो इस प्रकार सब्स्टिट्यूट गुड्स में ऐसा होता है कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का दूसरी वस्तु की कीमत पर प्रभाव पड़ता है, या तो नेगेटिव पड़ता है या फिर वो पॉजिटिव पड़ता है। तो इन सब्स्टिट्यूट गुड्स के संदर्भ में पॉजिटिव पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए चाय की कीमत बढ़ गई तो हमने चाय को हटा दिया और उसके स्थान पर कॉफ़ी को यूज़ किया। यदि अगर हमारे चाय की कीमत कम हो जाती है तो हम क्या करेंगे, कॉफ़ी की कीमत डिमांड को और कम कर देंगे क्योंकि चाय हमें सस्ती पड़ रही है। इसी प्रकार हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है पूरक वस्तुएं। ये पूरक वस्तुएं जो एक कॉम्प्लीमेंट्री होती है, हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रयोग दूसरे प्रोडक्ट के अभाव में नहीं कर सकते हैं। जैसे पेन और स्याही, बिना स्याही के हम पेन नहीं चला सकते हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। जैसे चाय और चीनी, दूध, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। कार और पेट्रोल, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। और यदि बात करें तो हमारे जो पैर के जूते होते हैं वो और मोजे होते हैं, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है एक तरह से। हम किसी एक का प्रयोग दूसरे प्रयोग के वस्तु में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं ओ वाई एक्सिस पे कार की कीमत को रखता हूँ और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को शो करता हूँ, ओ वाई एक्सिस पे कार की कीमत है और नीचे या मैं ऊपर रख रहा हूँ, यहाँ पेन की कीमत रखता हूँ ओ वाई एक्सिस पे और नीचे लिख रहा हूँ मैं स्याही। यदि मान लीजिए कि पेन की कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ये मान लीजिए कि स्याही, जैसे सपोज़ कीजिए कि यहाँ अगर पेन की कीमत बढ़ जाती है तो इससे न केवल पेन की कीमत ही मांग ही घटेगी बल्कि स्याही की मांग भी घट जाएगी। यदि पेन बड़ा सस्ता हो जाएगा तो इससे पेन की डिमांड बढ़ने के साथ साथ स्याही की डिमांड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम दोनों का प्रयोग एक साथ करते हैं। इसके अलावा कई और प्रकार की मांगें भी होती है, जैसे संयुक्त मांग होती है, जैसे व्युत्पन्न मांग होती है। व्युत्पन्न मांग जैसे इसमें कहा जाता है कि जो कैपिटल प्रोडक्ट है उसकी जो डिमांड है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो दैट इज़ व्युत्पन्न मांग। अगर मान लीजिए कि अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो उससे कैपिटल गुड्स की डिमांड अपने आप बढ़ेगी, तो इसे हम व्युत्पन्न मांग कहते हैं। इसको समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन ले सकते हैं। सपोज़ कि मान लीजिए कि कार की डिमांड बढ़ जाती है तो ये कंज्यूमर गुड है, तो कार की डिमांड बढ़ने से उसको कार को बनाने वाली जो मशीन है कैपिटल गुड्स वो भी बढ़ जाएंगी। तो हम जो कंज्यूमर हैं वो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही उस कैपिटल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है। इसके बाद जैसे आप बात करें मिश्रित मांग भी होती है ना। जो जैसे बिजली है, बिजली का प्रयोग है वो कई प्रकार से होता है। शक्ति है, उसका प्रयोग कई प्रकार से होता है। ईंधन होता है, पंखा चलाने का, कई चीज़ों में प्रयोग होता है। तो इस प्रकार जैसे दाल है, दाल से आप बेसन, मिठाइयाँ, नमकीन कुछ भी बना सकते हैं। तो ये सामूहिक और मिश्रित मांगें कहलाती हैं। इसके बाद हम एक गोल्डन रूल की भी चर्चा करेंगे।
गोल्डन रूल का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। आपने सुना ही होगा अन्य बातें समान रहने का नियम। तो हम आज के बाद जब भी कोई डेफिनेशन देंगे इकोनॉमिक्स की या कोई परिभाषा लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे, तो उसमें हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि गोल्डन रूल को अप्लाई करना आवश्यक है। तो आज हमने जो सीखा वो था कंज्यूमर डिमांड, डिमांड की परिभाषाएं, डिमांड के मीनिंग, कितने तरह की डिमांड होती है, ठीक है, और शॉर्ट में थोड़ा बहुत हमने सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और इनके बारे में भी पढ़ा। आगे इनको और भी क्लियर किया जाएगा, आपके क्वेश्चंस रेज होने चाहिए। और लास्ट में हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड का, हमने स्टार्ट करने से पहले लिखा है गोल्डन रूल। इसको आप ज़रूर रखें, कोई भी परिभाषा रखें तो उसके आगे लिखें अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब अन्य बातें समान रहने पर। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।